साधन की कमी है। तो मैं साथियों यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर कि हम उस काम को, जिस काम को करने के लिए निकले हुए हैं, उस काम को कितनी लगन, तत्परता और मेहनत के साथ कर रहे हैं। तो मेरा इस पर कहना है कि सबसे बड़ा अवगुण हमारे ही अंदर है, सबसे बड़ा अवगुण हमारे ही अंदर है। हम सबसे ज्यादा गुटखा खाते हैं, हम सबसे ज्यादा दारू पीते हैं, सबसे ज्यादा बीड़ी पीते हैं, सबसे ज्यादा सिगरेट पीते हैं, सबसे ज्यादा मुर्गा खाते हैं। संख्या क्योंकि हमारी 85% है। सबसे ज्यादा जूता चप्पल हमको लगते हैं, सबसे ज्यादा कपड़ा हमको लगते हैं, सबसे ज्यादा कॉपी किताबें हमको लगते हैं। लेकिन क्या है, हम खरीदार हैं, दुकानदार नहीं है। इसलिए हमें और हमारे समाज को सबसे पहले दुकानदार बनना पड़ेगा। और जहां रही बात संगठन को चलाने की, तो संगठन चलाने की जब जिस गांव में या जिस गली में या जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं, वहां से हमें हर व्यक्ति से, कांशीराम ने नारा दिया था, एक वोट और एक नोट। जब हम एक वोट और एक नोट का पैगाम लेकर के गांव-गांव में जाएंगे, तो ऐसा कोई हमारे समाज में, चाहे एससी का हो, चाहे बीसी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे मुस्लिम हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद ना करे। समस्या है कि हम निकले तो हमने किया है। जैसे अभी पैंथर जी ने कहा कि मैं अमित भाई साहब के गांव 4 साल पहले गया, लेकिन इन 4 सालों में आप कहां थे, क्या थे? आपने खबर ली उस व्यक्ति की? नहीं ली, या उन्होंने भी नहीं आपकी खबर ली। समस्या ये है, अगर हमें अपने दुश्मन का मुकाबला करना है, लड़ना है, संगठन को आगे बनाना है। मैं भी 2015 से इस संगठन में काम कर रहा हूं, मेरे पद पर अपना समय बर्बाद करता हूं, पैसा बर्बाद करता हूं, प्लस संगठन को भी पैसा देता हूं। इसलिए सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वास्तव में अगर अंबेडकर के सच्चे सिपाही हैं, तो आपको गांव-गांव में जाना पड़ेगा, गली-गली में जाना पड़ेगा, आपको घर छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप केवल सड़क में घूमेंगे, तब तक संगठन का निर्माण नहीं हो सकता है। ना हम अपने महापुरुषों की विचारधारा पर काम कर सकते हैं, ना बाबा साहब के संविधान को बचा सकते हैं। केवल चिल्लाते रहेंगे, अलग-अलग काम करेंगे तो उसी तरह मारे जाएंगे। जैसे सिंचाई विभाग के हमारे साहब ने कहा कि एक को बुलाया गया और मारा गया, इसी तरह आज भी मारे जा रहे हैं। जब शेड्यूल कास्ट के साथ अन्याय अत्याचार होता है, तो ओबीसी का आदमी खड़े-खड़े तमाशा देखता है। जब ओबीसी के आदमी के साथ अन्याय अत्याचार होता है, तो शेड्यूल कास्ट का आदमी खड़े-खड़े तमाशा देखता है। जब मुस्लिम के साथ कोई अन्याय अत्याचार होता है, उसकी बहन बेटी के साथ अन्याय अत्याचार होता है, तो एससी ओबी दोनों मिलकर उसका तमाशा देखने का काम करते हैं, उसका सहयोग देने का काम नहीं करते हैं। जब तक हम ये भावना अपने दिमाग से नहीं हटाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं। कांशीराम ने कहा था कि मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं कि जो मेरी ससुराल नहीं है, मेरा कोई साला नहीं है। अगर हर व्यक्ति अपने साले को समझा ले, तो सारा समाज एक दिन में बदल जाएगा। क्योंकि सबको समझाना तो बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन अगर सालों को समझा लिया, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मनोहर साहब की बात कह रहा हूं, तो देश एक दिन में बदल सकता है। कांशीराम ने कहा था कि जो बहुजन समाज में अपने स्वार्थ के लिए आया है, वो टिकेगा नहीं। जो बहुजन समाज में अपने स्वार्थ के लिए आए, वो टिकेगा नहीं। जो महापुरुषों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए आए, वो बिकेगा नहीं। और भी तब बहुत सारे नारे, बहुत कुछ कहना है, लेकिन कहती वही गया है कि हम जौने लकीर के फकीर नहीं, हमें ये तो नहीं है कि कहां से बोले के कहां तक ले जाएंगे। ये नहीं, नारे तो बहुत कुछ हुआ है, जाकर तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन समस्या यह है कि जैसे अभी कहा कि संगठन में कैडर नहीं लेते हैं हम लोग। वैसे तो दिन भर लंबी छांटते हैं, लेकिन कैडर नहीं है, तो कैडर विहीन है, तो यहाँ का पेड़ हुआ, वहाँ का पेड़ हुआ, यह तरह मस्कत रहा है। समस्या ये। तो साथियों, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात न कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं से समाप्त करता हूँ। और हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी वक्ता हैं, वो आएंगे, विस्तार से समझाएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मुरली। उपस्थित सम्मानित साथियों, छोटे बड़े भाइयों, जैसा कि तमाम पूर्व वक्ताओं ने अपने विचार रखे कि हमारा आखिरकार ये संगठन क्यों पीछे चल रहा है और हम इसमें क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे हैं,
इस पर विचार करने की बात यह है कि पहली बात तो हमको एक तरह से तोड़ा जा रहा है, जातिवाद के कारण हम टूट रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं एससी का हूँ, कोई कह रहा है बीसी का हूँ, कोई कह रहा है अल्पसंख्यक का हूँ, कोई कह रहा है मैं एसटी का व्यक्ति हूँ। तो आपस में हम टूटे हुए और बिखर रहे हैं और अलग अलग, जैसा कि वो समाज को अलग अलग तोड़ना चाहती हैं और अलग अलग आप लोग देख रहे हैं कि ये जो सत्ता चल रही है बीजेपी की, तो उनका भी प्रयास यह है और सदियों से रहा है। जब तक आरएसएस जब से बना और कांग्रेस भाजपा ये दो दिग्गज पार्टियां थी शुरू से ही, तो इनकी मानसिकता भी ये थी। जब से बहुजन शुरू में आई बीएसपी और 1585 का नारा चलता था माननीय कांशीराम जी का, ये तो सभी को पता है। लेकिन अब 15% वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह वर्ण व्यवस्था क्योंकि कायम थी और वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण 3.5% और क्षत्रिय 6%, 5.5% जो क्या कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग हैं, मिला करके 15% और 85% एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक के लोग थे। तो उन्होंने प्रयास ये किया कि किस तरह से ये, चूंकि पहले गवर्नमेंट बनी, बीएसपी सामने आई, माननीय कांशीराम ने प्रयास किया और वो सामने आए, सत्ता में आई। सत्ता में जब आई तो आरएसएस का जो संगठन था वो बहुत हावी हो गया। उनके दिमाग में ये हो गया कि अगर यह 85% बने रहेंगे लोग तो हमारी कभी सत्ता नहीं आ सकती है। और जैसा कि आप लोग ये जानते हैं कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं थे। किसके दुश्मन थे? हमारे दुश्मन नहीं थे, बल्कि आरएसएस के दुश्मन थे। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने यहाँ की करिश्मा देखा कि आखिरकार यहाँ की जनता, अन्य देशों में अगर आप चले जाएं, कहीं भी देश में चले जाएं, तो वहाँ जो है सभी वर्ग के लोग समान हैं, सभी जाति के लोग समान है और समान स्तर वहाँ पे है। तो जब यहाँ पे अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, तो वो और जो जनरल के लोग हैं उनमें असमानता है। उन्होंने सोचा कि अगर इस तरह की बात रहेगी तो फिर हमारा जो आधिपत्य है, जनरल लोग सोचे, जो हमारा वर्चस्व कायम बना रहना चाहिए वो नहीं रह पाएगा। तो हमका जो है इसमें कम से कम इनका विरोध करना चाहिए अंग्रेजों का। और यह बात उन्होंने अपने आरएसएस के द्वारा एक गोष्ठी बनाई, संगठन बनाया और यह बात लागू कर दी। और लागू यूँ किया कि वो अंग्रेजों के खिलाफ एक कायम बात तय कर दिया कि मतलब अंग्रेजों से हमें लड़ना चाहिए। तो सभी जितने भी निम्न वर्ग के लोगों को वहाँ पे झोंक दिया। तो और उनका कारण यह था कि अगर हम इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे तो यहाँ की जनता में समरसता हो जाएगी और समान भाव हो जाएगा और सभी को धन और धरती का बंटवारा भी हो जाएगा। और वो अंग्रेज ये चाहते थे कि यहाँ पर समानता लाई जाए, सभी को समान किया जाए। लेकिन ये जो आरएसएस के लोग थे, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लोग थे, उन्होंने ये सफलता उनको हासिल नहीं होने दी और लास्ट में मतलब अंग्रेजों से विरोध किया और वहाँ उनको भागना पड़ा। तो ये उनकी शुरू से ही नियत थी और आज भी उनकी यह नियत। देखिए जो सत्ता में बीएसपी में किसको भर दिया, मतलब आरएसएस के लोग थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर इनको तोड़ने का काम करना है तो किसी व्यक्ति को ऐसा रख दिया जाए कि वो खोखला कर दे। और आज आप देख रहे हैं कि हमारी बसपा और सपा भी टूटने वाली है। बसपा का कोई भी औचित्य नहीं रह गया है। और वो सतीश मिश्रा जो आज बैठा हुआ है तो वो सर्वस्व मतलब खोखला करके, और उनकी नियत यही थी कि इस पार्टी को जो है किसी तरह से खोखला कर दिया जाए तो इनका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। तो हमें यह विचार करने की बात है और विचार तो खूब करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम चमार हैं तो चमार है कि यार वो बड़ा ना हो जाए, वो छोटा ना हो जाए, ये कहीं आगे ना हो जाए, इसके नेतागिरी। बैकवर्ड का व्यक्ति है तो वो सोच रहा है कि मैं तो इनसे
ऊंचा हूँ, मैं तो इनसे ऊंचा हूँ, ये मेरे गुलाम बने रहे। आज भी ये मानसिकता है, आज भी ओबीसी में भी मानसिकता है और एससीओ में भी मानसिकता ऐसी भरी पड़ी है कि हम जो है इनसे, एससीओ में बहुत कास्ट है, तो हमें ये सोचना होगा और हमें अपने परिवार को ही, अपने समाज को ही पहले जगाना होगा। और जगाना क्या, वो खूब अच्छी तरह से जानते सब कुछ है लेकिन आना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा कुछ हमें प्रयास करना होगा कि वो हमारे विचारों को सुने। जब तक हम गांव-गांव में प्रचार नहीं करेंगे, गांव-गांव में 10 गांव में मीटिंग नहीं करेंगे, हफ्ते में 1 आध दिन मीटिंग नहीं करेंगे हर गांव में जाकर के, तब तक हमारा समाज जगने वाला नहीं है। यह बात आपको विचार करने वाली है। और हम देख रहे हैं, हम चूंकि शिक्षक हैं, हम ये जानते हैं कि शिक्षा रीढ़ की हड्डी होती है और वह अगर रीढ़ की हड्डी हमारी टूट गई तो आदमी विकलांग हो जाएगा। और वह अगली समाज को तोड़ना चाहते हैं कि अपना भाई बच्चा है, बच्चा शिक्षित नहीं होगा तो वह पिछला इतिहास कैसे जानेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि इतिहास हमारा क्या था और वह आगे की कहानी नहीं सोच पाएगा और वो लड़ नहीं पाएगा। तो शिक्षा को इधर 2-3 सालों के अंतराल में देखिए, शिक्षा को पूर्ण रूप से तोड़ दिया है और खाली कागजी शिक्षा रह गई है। या हमारे सर जी भी बैठे हैं, आप देखिए वहाँ पे इंटर कॉलेज में है, वो भी ये जानते हैं कि कैसा विद्यार्थी 8वीं पास करके और हमारे यहाँ आ रहा है और किस तरह से उसको पास कर दिया जाता है। हम लोग जबरदस्ती बच्चे को नाम लिख करके, चाहे धरती के किसी कोने में हो, लेकिन अगर गांव में निवासी हो तो उसका नाम हमें लिखना पड़ता है। सर जी भी बैठे हैं और लिख करके उसको आज तक पास करना है। तो ऐसे पास कर, और जो बड़े समाज के लोग हैं तो वो उनके देखिए धन बल सब कुछ है और वो कहीं भी प्राइवेट संस्थानों में पढ़ा सकते हैं और पढ़ाते भी हैं। 1-2 जगह, 4 जगह अच्छे पैसे हैं, कोचिंग चला रहे हैं तो उनके बच्चे कामयाब हैं। आप देखिए, चाहे जिस स्तर पे जाइए, चाहे आईएएस में जाइए, चाहे बीसीएस में जाइए, चाहे मंत्री देखिए, चाहे राज्यपाल देखिए, चाहे मुख्यमंत्री देखिए, चाहे प्रधानमंत्री देखिए, जहां देखिए, चाहे सिविल जज में देखिए, आज उनका आंकड़ा देख लीजिए कि कितना परसेंट है और बैकवर्ड कितना परसेंट है, एससी का कितना परसेंट है। सिविल जज की वैकेंसी निकली थी 86, जाने कितने पद, और सिविल जज में 80 मतलब जनरल के लोग थे, उसमें 80 ही ठाकुर लोग थे। और वो जो है बिना उसके, बिना प्रतियोगिता के आईएएस बने बैठे हैं। तो हमें इस पर विचार करना होगा। अगर हम इस पर विचार नहीं करेंगे तो हमारी समाज जाने कहाँ। आज से हजारों साल पहले मनुवादी व्यवस्था थी और उसी मनुवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं और उनका संविधान बिल्कुल पाका पकाया रखा है। आप सब लोग जानते हैं, शिक्षित हैं, बुजुर्ग हैं और सभी आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो इस बात को जानते हैं कि अगस्त 24 के बाद अगर सत्ता आ रही है उनकी, तो वो संविधान के तहत, और नया संसद भी बन गया है, तो नया संसद के तहत और नए संविधान के तहत वो लागू करना चाहते हैं। और हम लोग जैसे हमारे पुरखे थे, यानी गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू, उसी तरह की सत्ता वो लाना चाहते हैं। तो इस पर विचार करने की बात है और इस पर हमें सहयोग करने की बात है। और सहयोग ही नहीं, विचार ही नहीं, बल्कि हमें तन मन धन से मेहनत करके और सभी गांव-गांव में जा करके और वहाँ पे समाज को संगठित करना होगा और विचार करना होगा, वहाँ के लोगों को जागृत करना होगा, तभी हमारा समाज आगे आएगा। इसी के साथ जय भीम, जय बुद्ध, जय राजेश कंकर जी, आप बहुत अच्छा मन संचालन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इनके लिए एक बार साथियों, आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो उसमें हमारे राजेश जी का बहुत बड़ा योगदान है। आप मुझे लगता है 24 घंटे में लगभग 12 घंटे पर दिन आप संगठन के समय देते हैं। आप तय करते हैं कौन सा संगठन या अगले सप्ताह कौन सा कार्यक्रम कहाँ पर होगा। आप सबको सूचित करते हैं, सब बड़े प्रयास करते हैं, सबके इकट्ठा भी करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे वाम जो वाम सिंह संगठन है उसके आप मंडलीय अध्यक्ष हैं, मंडल का पूरा आप काम देख रहे हैं। हमको पूरा विश्वास है कि ऐसे 400 कार्यकर्ता तैयार हो जाएं तो हमारा संगठन बहुत आगे बढ़ सकता है। साथियों, मैंने अब ये देखा कि हमारे यहाँ पर जितने वक्ता लोग बैठे हुए हैं बहुत अच्छे वक्ता हैं, गजब वक्ता हैं। हमारे जगमोहन भाई जी कह रहे थे, मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन मैंने देखा जब आप खड़े हुए बोलने के लिए आपने गजब का
अपना वक्तव्य दिया, मजा आ गया। तो हमारे राज बहादुर भाई साहब बैठे, अमीर साहब हैं, आप सबके पास कुछ ना कुछ है। हमारी समता बहन जी हैं, आपने काफ़ी चीज़ें बताई। आपने बताया कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी आना आवश्यक है, उनकी सहभागिता बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से आपकी बात में दम है। हमारे मास्टर साहब प्रहलाद जी आए, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई, समाज के बारे में बताई, शिक्षा के बारे में बताई। तो निश्चित रूप से हमारे समाज में, हमारे संगठन में बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। बस कमी क्या है? एक चिंगारी की कमी है, एक प्रेरणा की कमी है। साथियों, आप लोग जानते हो हम लोग वाम सेव संगठन में काम करते हैं। हमारा जो वाम सेव संगठन है वास्तव में शिक्षक और कर्मचारियों का, बल्कि कह लो कि पढ़े लिखे लोगों का संगठन है। इस संगठन का काम क्या है, उद्देश्य क्या है? नेतृत्व क्षमता का निर्माण करना। और जो हमारा संगठन है, आप लोग जानते हो कि हम लोग अम्बेडकरवादी विचारधारा का फॉलो करते हैं। अम्बेडकरवादी विचारधारा सभी लोग जानते हैं क्या? वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर मानव उत्थान का संगठन है। किसके आधार पर? वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर मानव उत्थान की बात करता है। जहाँ वैज्ञानिक तथ्य आ जाते हैं, साथ में वहाँ पर अंधविश्वास की बात नहीं होती, वहाँ पर ढोंग की बात नहीं होती, वहाँ पर जातिवाद की बात नहीं होती, वहाँ पर बस केवल कल्याण की बात होगी। किस आधार पर? वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर। साथियों, हम लोग, क्योंकि हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग वहाँ से संगठन से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग संविधान को अपना मूल ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? जो हमारे संविधान वर्णित है, उद्देश्य क्या उसकी प्रस्तावना है, हम उन उद्देश्यों को केवल प्राप्त करना चाहते हैं। उद्देश्य क्या है उसके? आप लोग जानते हैं, 3 प्रकार के न्याय की बात की जाती है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमको न्याय चाहिए, क्यों चाहिए? हमारे संविधान वर्णित है, वो हमारा ग्रंथ है। हमको 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है। कौन कौन स्वतंत्रता मिली? सबको पता है। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। हमको 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। हम किसी धर्म का पालन कर सकते हैं, हमारा कोई विश्वास हो सकता है, हमारे कोई विचार हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग अम्बेडकरवादी व्यक्ति हैं, तो हमारे जो विचार होंगे वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित विचार होंगे। हम लोग भोगी नहीं हो सकते हैं। हम नहीं कह सकते हमारी आस्था का विषय है, क्योंकि जहाँ पर आस्था होती है वहाँ तर्क नहीं होता है। हम लोग आस्था वाले व्यक्ति नहीं हैं, हम लोग वैज्ञानिक तथ्यों वाले व्यक्ति हैं। तो साथ में हमारा उद्देश्य क्या है? अपने समाज को जागरूक करना, अपने समाज को सक्षम बनाना। हम लोग इस काम को कैसे कर सकते हैं? तो हमको कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। साथियों, हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग विश्वास कर लेते हैं कि फला काम को किया जा सकता है, तो उस काम को हम लोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं। यदि ये हो जाए कि नहीं कर सकते, भले क्षमता तो हम उस काम कर ही नहीं पाएंगे, तो पहली बात हमको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। यदि हम विश्वास कर लें कि हम संगठन को खड़ा कर सकते हैं, हम बहुजनों का कल्याण कर सकते हैं, हम लोग शासक बन सकते हैं, हम कर जाएंगे। यदि मन के किसी कोने में है कि हम नहीं कर सकते, हम बहुत कमजोर हैं, हमारी उम्र बहुत ज्यादा है, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो देहात से आता हूँ, तो हम लोग ऐसे बहाने ढूंढेंगे कि हम नहीं कर पाएंगे। और जब विश्वास करेंगे हम कर भी लेंगे। तो साथ में विश्वास करना कि हम कर सकते हैं, और वास्तव में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्षमताएं क्या नहीं है। जब अकेले अम्बेडकर ने इतना बड़ा मिशन खड़ा कर दिया, काशीराम जी ने सरकार बनवा दी अकेले के दम पर, तो हम लोग तो तमाम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, क्या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। केवल विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते, कर लेंगे। यदि विश्वास हम लोग नहीं कर पाएंगे, साथियों हम लोग विश्वास करें कि हम कर सकते हैं। साथियों, विश्वास तो है, ठीक है, लेकिन साथियों कोई भी काम हम करेंगे बिना शरीर और साधन नहीं, जिसके द्वारा हर एक काम सिद्ध होते हैं। ऐसा मेरा मानना है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, हम कोई काम ठीक से नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग कर्मचारी हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अपने विचारों को, अपने विश्वास मजबूत रखें, लेकिन साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तो हम जहां भी बुलाया जाएगा वहां पर जाएंगे, हर एक काम को मन से करेंगे। यदि बीमार होंगे तो किसी काम में मन ही नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य कैसा? शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। हालांकि हम लोग भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन हम लोग माने कुछ ना कुछ, भगवान की बात नहीं करेंगे, लेकिन माने कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो हमें कुछ प्रेरणा दे रहा है। उसका आप कोई भी नाम दीजिए, मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग उन भगवान को नहीं मानते जो पत्थरों में है, मूर्तियों में, हम लोग नहीं मानते हैं। साथियों, शरीर के बाद परिवार आता है हमारा, जो कि परिवार में भोजन देता है,
परिवार हमको संबल देता है। हम जब लोग दुख और तकलीफ में होते तो परिवार हमारे साथ खड़ा होता है। हम लोग परिवार की ओर नहीं कर सकते, मेरा ऐसा मानना है। तो हमको परिवार को समय देना है। परिवार की जैसे बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई का ध्यान देना है। जो औरतें होती हैं, हमारे माता पिता होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको पूरा पूरा सम्मान देना है। उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति भी करना है। और जब तक जो हमारा परिवार होगा, परिवार हमारा साथ देगा, तब हम लोग समाज के लिए आगे काम भी करेंगे। अगर परिवार हमारा दुखी होगा तो निश्चित रूप से हम लोग असफल हो जाएंगे कहीं ना कहीं से। पैसा तो हाथ का मैल है, हाथ का मैल होगा, वो पैसे का उपयोग है, लेकिन पैसा होना चाहिए। पैसा वह साधन है जिससे तमाम सुख और सुख के साधन उपलब्ध होते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि भाई सभी हमारे साथी पैसा खूब कमाएं, लेकिन पैसा कैसे कमाएं? संविधान सम्मत, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग जो भी काम करेंगे उसको संविधान को आलोक में लेकर करेंगे, क्योंकि वही हमारा पवित्र ग्रंथ है। मैं ऐसा मानता हूँ। साथियों, हमारा समाज, हम परिवार से कितने मजबूत क्यों ना हो जाएं, शरीर से कितने मजबूत क्यों ना हो जाएं, पैसे से मजबूत क्यों ना हो जाएं, यदि हमारा समाज कमजोर होगा तो हम बहुत पीछे होंगे। यदि देश को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो हमको अपने आसपास भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हम उसकी मदद कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। तो उनको भी अपने साथ लाना है। पहली बात, एक दो मित्र होंगे, दूसरा समाज होगा। मित्र कौन होगा? जो आपके सुख, हमारे और आपके सुख दुख में साथ देगा। मित्र सभी नहीं हो सकते हैं भाई। तमाम लोग ऐसे होंगे जिन पर हम भरोसा कर, जिनको हम प्यार तो कर सकते होंगे, लेकिन भरोसा नहीं कर सकते। तमाम लोग ऐसे होंगे जो हमें जानते होंगे, लेकिन हमारे दुख हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे। हो सकता हम दुखी खुश हो रहे हो, ऐसा होता है। जैसे हमारे मास्टर ने बताया था, प्रहलाद साहब ने, कि समाज की बात और परिवार की बात हमारे साथ, और दुखी हो गए हमारा साथ छोड़ दिया। और हमारे रिश्तेदार होते हैं, समाज में आएंगे। इसके बाद हमारा गांव हो गया, हमारे आसपास लोग समाज में आते हैं। इनको जागरूक करना है, इनको साथ मिलाना है। हमें कतई भेदभाव नहीं करना, क्योंकि हमारा जो संविधान है, संविधान का मूल कर्तव्य उसने साफ साफ दिया है, हम सभी प्रकार के भेदभावों से दूर रहेंगे। हम ऐसा यानी हम लोग सदैव कौन सी भावना बढ़ाएंगे? भाईचारे की भावना का विकास करेंगे, समरसता बढ़ाएंगे। हम लोग वर्ग, जात और भाषा से परे सभी प्रकार के भेदभाव दूर रहेंगे, और ऐसी सभी प्रथाओं को त्याग करेंगे जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। हम लोग जो भी काम करेंगे संविधान सम्मत करेंगे। बस मैं अपनी वाणी पर विराम दूंगा। जय संविधान, जय भारत, जय मूल्यवान। कि ये मैं कर सकता हूं तो जरूर उस काम को कोई रोक नहीं सकता, और हो सकता है। बहुत सारी बातें बताया, आप लोग सुने, और मेरा ये विचार है कि आप लोग उस पर अमल करेंगे। उन पर क्या करेंगे? हम सब लोगों को क्या करना चाहिए? अमल करना चाहिए। साथियों, अब अध्यक्षीय भाषण होगा, और अध्यक्षीय भाषण से पहले जो अभी कुछ साथी आए हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो अपना परिचय दें। तो मैं चाहूं कि वो अपना नाम, अपना परिचय जरूर दे। अध्यक्ष जी आए हुए दूर दराज से हमारे नवयुवक साथियों एवं बहन जी, आप सभी लोग को, और साथ ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जय भीम कहते हुए मुझे महान हर्ष हो रहा है कि आज इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ अंश सुने जिसमें कि मूल निवासियों से संदर्भित कुछ प्रक्षेपण किए गए। बड़ी खुशी की बात है। और जैसा कि इसके पूर्व में वक्ताओं ने जैसा कुछ भी कहा हो, मैं फिलहाल उपस्थित नहीं था, और ना ही मुझे इस बात की जानकारी है कि ये मीटिंग किस परिपथ से संपन्न कराई गई है, उसका लक्ष्य भी मुझे नहीं मालूम है। लेकिन फिर भी मैं अपने आए हुए महानुभावों से ये उम्मीद करता हूँ कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। जिस प्रकार से
किस प्रकार से यहाँ पे एक वाद चल रहा है। और मेरा ये मानना है कि हमारे भारत देश में केवल दो वादों का संघर्ष हो रहा है। वो वाद है एक ब्राह्मणवाद और एक अम्बेडकरवाद। इसी कड़ी पे हम लोग पीछे चले जा रहे हैं और हमें अपने अम्बेडकरवाद को जानने की जरूरत है। जब तक हम इस ब्राह्मणवाद से छुटकारा नहीं पा जाते हैं तब तक हम अम्बेडकरवाद को सही दिशा नहीं दे पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ संविधान के हिसाब से हमें आपस में भाईचारा बना करके एकजुटता बना करके ही आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। जाति विहीन समाज की स्थापना बहुत जरूरी है। और समाज को आगे ले जाने के लिए जो संगठन है वाम सेव का, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वाम मेश्राम साहब पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं। मैं भी वाम सेव का सदस्य हूँ और उनके नीतियों के हिसाब से जहाँ तक सोचता है समाज को ले जाने का प्रयास करता हूँ। जो भी संभव हो सकता है समाज की कुरीतियों से लोगों को बचाने के लिए हर बातें बताते रहते हैं। अरे भैया बैठे तो सुने तो समझ में आएगा। महोदय, बैठो। बहन जी, भारतीय संविधान के प्रणेता माननीय बाबा साहब और शिक्षा के अग्रदूत जमशेद फुले जी, तमाम संत पुरुषों महापुरुषों को नमन करते हुए हमें बाबा साहब के दिए हुए संविधान में जो अधिकार मिले हुए हैं उनके प्रति हमें जागरूक होना है, सबको जागरूक करना है। सदियों से हमारा देश गुलाम रहा है। मनवादियों ने हमारे देश के मूल निवासियों को जिस प्रकार से सताया है, हमें जागरूक होना है। बाबा साहब ने हमको हथियार दिया है। संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया है, जिसके तहत हमारे तमाम महापुरुषों ने आंदोलन चलाए हैं। उसी कड़ी में वाम सेव का भी गठन किया गया है। हम सब लोगों को इसके बारे में जानकारी अपने लोगों को देना है और इस कड़ी में जुड़ करके सबको जागरूक करना है, तभी हम लोगों का भला हो पाएगा और मूल निवासियों की उन्नति हो पाएगी। जय बुद्ध, जय भीम।